कितना खतरनाक और जानलेवा है देश में फैल रहा बर्ड फ्लू। टाइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। कोरोना के बाद अब दस्तक दी है चीन से ही निकले बर्ड फ्लू ने। देश के 4 राज्यों केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ढेरों मामले मिलने के बाद और सभी राज्य हाई अलर्ट पे चले गए हैं। क्या है ये बीमारी, कैसे आती है ये इंसानों में, जानते हैं अपने खास मेहमान डॉक्टर डी के गुप्ता से। डॉक्टर साहब, इस बीमारी को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या हैं इसके सिम्टम्स? बिल्कुल, तो ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। इन्फ्लुएंजा जो एक वायरस है जिसको हम बर्ड फ्लू होता है तो वो एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं उसको। तो इन्फ्लुएंजा 3-4 तरह के होते हैं, 4 तरह के, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी। तो डी है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं पाता, ए बी सी एक्सीडेंटली ह्यूमन बींग्स में आते हैं। जो बर्ड फ्लू है, इसका नाम ही बर्ड फ्लू, इसमें बर्ड्स के अंदर होता है, जो जितने भी डोमेस्टिक बर्ड्स हैं या जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जिसमें डक है, बत्तख है, बगुला है, ये सब बर्ड्स जो आती हैं इनके अंदर फैलता है। इनके अंदर नॉर्मली नॉन पैथोजेनिक होता है या पैथोजेनिक होता है तो इन्हीं की डेथ करता है। अच्छा। तो उसके बाद एक्सीडेंटली ये क्या करता है कि मैमल्स में ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे काऊ है, भैंस है या हॉर्स है, डॉग्स है, इनमें भी जा सकता है। और एक्सीडेंटली ही अगर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मनुष्य इन इन्फेक्टेड बर्ड्स के कांटेक्ट में आता है या इन्फेक्टेड डेड बर्ड्स के कांटेक्ट में आता है या पोल्ट्री फार्म जहाँ पे काम करते हैं लोग, जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं या कोई विजिटर्स हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बिकॉज जो वायरस है वो इन बर्ड्स की एक्सक्रीटा से ना, सीक्रेशन से, नेजल सीक्रेशन से और सलाइवा से और आइस से, इनसे निकलता है, ड्रॉपिंग से भी निकलता है, ड्रूपिंग से। तो उससे क्या होता है, ये अपनी जो सरफेस जहाँ पे बैठती हैं, जहाँ पे डेड बॉडी है इनकी, वो उस सरफेस को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। जैसे हम कोविड में बोलते थे ना कि सरफेस ट्रांसमिशन होता है, तो इसमें भी सरफेस ट्रांसमिशन हो सकता है ह्यूमन बीइंग में, और उसके बाद ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाते हैं। जो अभी जो 2 आइसोलेट हुए हैं जो स्ट्रेन है, उनमें है एक H5N1 और दूसरा है H5N8। नॉर्मली जो है H5N1 ये हाईली पैथोजेनिक एवियन फ्लू है, मतलब ये मनुष्य के अंदर जब फैलता है तो ये बहुत सीरियस बीमारी पैदा करता है। उसका मॉर्टलिटी रेट लगभग 60% है, 60% है। 10 में से 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, और ऐसा हुआ है। हांगकांग में पहली बार आइसोलेट हुआ था 1997 में, 96 में बर्ड्स में चाइना में मिला था, उसका 97 में ह्यूमन बीइंग मिला था, और वहाँ पे उसने 60% डेथ रहता है पहली बार जब हुआ था। डॉक्टर साहब, ये इंसानों में कैसे आता है? इंसानों में, मैंने बताया आपको, ये ट्रांसमिशन जो है कि जब भी कोई एंडेमिक एरिया में विजिट कर रहा है, जैसे मान लीजिए केरला या जहाँ हम बात कर रहे हैं, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ फैला हुआ है, अगर हम वहाँ जाते हैं या वहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं या जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं या जो वर्कर्स हैं या कोई डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वेटनरी वर्कर्स हैं, अगर जब एक इनके कॉन्टेक्ट में आते हैं डेड बर्ड्स के या लाइव बर्ड्स के, तो इनके कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन होता है। वो होता है इनके सलाइवा के थ्रू, इनके एक्सक्रीटा के थ्रू और ड्रूपिंग के थ्रू। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल है या नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, अभी तक ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल नहीं है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। बट एक बड़ी बात है जिसमें पोटेंशियल है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का, अगर ये रेप्लिकेट होता रहेगा। अभी ये छोटे छोटे आउटब्रेक्स, इनको हम आउटब्रेक बोलते हैं। तो पहले आउटब्रेक होता है, फिर एपिडेमिक होता है, फिर पैंडेमिक होता है। तो आउटब्रेक मतलब एक छोटा सा एरिया, जिला, छोटा सा स्थान, तहसील, हाँ, वो उसको हम वहाँ पे कटल करते हैं। अगर वो नहीं होता, कई स्टेट में फैल गया पूरे में, तो या देश में फैल गया, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। अगर पूरे विश्व में फैलने के चांस होते हैं, फैल जाता है डिफरेंट इलाकों में, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो अगर हम इसको आउटब्रेक के लेवल पे रोक लेते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसमिशन होगा, बिकॉज म्यूटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये वायरस म्यूटेट कर जाए गलती से या बार बार रेप्लिकेट करने से, ज्यादा जनसंख्या में रेप्लिकेट हो गया है बर्ड्स की, तो ये रेप्लिकेट करते समय, बिकॉज इसका जीनोम जो होता है वो सेगमेंटेड होता है, तो उसमें सेगमेंटेशन की वजह से उसमें चांसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक शिफ्ट बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब 2 तरह के म्यूटेशन हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटी म्यूटेशन है और जेनेटिक शिफ्ट बड़ी म्यूटेशन है। तो अगर ये बड़ी म्यूटेशन हो गई तो ये थ्रेट कर सकता है या ऐसा हो सकता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगे और एक पैंडेमिक की भी शक्ल ले सकता है। तो इसलिए हम सब लोग ध्यान रखते हैं कि सरकार इसलिए अलर्ट पे रहती है कि जैसे इसके आउटब्रेक्स होते हैं उसी टाइम इमरजेंसी मेजर्स लेके कंटेन करके इसको रोक लिया जाए। डॉक्टर साहब, इंसानों में इसमें लक्षण क्या होते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जब आपको इन्फेक्शन मिलता है और पहला सिम्टम्स अपीयर होता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, वो 2 से लेके 8 दिन का है। लगभग कोविड का भी इसके आसपास ही था। तो 2 से 8 दिन के बाद आपको फीवर होना हाई ग्रेड, ठंड के साथ बुखार होना,
गले में दर्द होना, रनिंग नोज होना, सोर थ्रोट होना, कंजक्टिवाइटिस होना, खांसी होना और सांस में तकलीफ होना, ये तो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर आपने थोड़ी देर कर दी तो अंदर निमोनिया हो सकता है इसमें, जिससे आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ सकती है। और कभी कभी ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें पूरा वाइट आउट लंग हो जाता है, वो हो सकता है। अगर आपका पूरा इस तरह से लंग इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब आपके जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन हो रहा था वो प्रक्रिया रुक जाएगी। उसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो भी डिसफंक्शन, मतलब उनका भी काम सफर करने लगता है और उनमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। उसमें किडनी का डिसफंक्शन होना, लिवर का, हार्ट का और ब्रेन का, इनकेफेलोपैथी वगैरह, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। और लास्ट में अगर नहीं सही से हुआ तो डेथ हो सकती है। और डेथ रेट इसमें बहुत ज्यादा है, डेथ बहुत ज्यादा, बिल्कुल कोरोना के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बचाव इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, तो इसका ट्रांसमिशन बहुत कम है। तो आप समझ रहे हैं, हमें बस जहां पे आउटब्रेक हो रहा है उसी को रोक लें तो फिर रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भ्रांति है, वो ये है कि अगर कोई बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है, अगर ह्यूमन बीइंग उसको खाता है तो क्या ये उसमें फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। अगर कोई बर्ड इन्फेक्टेड है या कोई एग इन्फेक्टेड है तो ह्यूमन बीइंग में फैल सकता है, बशर्ते उसने अंडर कुक्ड, हाफ कुक्ड या अनकुक्ड खाया, मतलब उसको पका के नहीं खाया तो फैल सकता है। लेकिन अगर आप कोई मांस खा रहे हैं, कोई चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, तो आप अगर उसको फुल कुक करते हैं, जो गाइडलाइंस हैं कि 74 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एटलीस्ट 20 से 30 मिनट तक उसको पकाना चाहिए। अगर उसके बाद खाते हैं तो बिल्कुल चांसेस फैलने के नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? अगर अंडा है तो अंडा को ऐसे चेक करेंगे कि अंडा जब हम उबाल के छीलते हैं तो उसको देखते हैं उसमें व्हाइट वाला पार्ट होता है, यॉक येलो पार्ट होता है। अगर दोनों फर्म हो जाए दबाने पे, मतलब दोनों सॉलिड हो गए हैं, तो इस मीन्स वो पूरा पक गया है। तो अगर ये ध्यान रखेंगे तो नहीं फैलेगा। और 74 डिग्री से ऊपर पे अगर 20 मिनट्स मिनिमम 20 मिनट्स में, तो इसका वायरस नहीं किल हो जाएगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बेसिकली वही लोग रिस्क पे हैं जो इन बर्ड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनमें पोल्ट्री वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है वगैरह। इसके अलावा आम आदमी पे इतना रिस्क नहीं है? नहीं, आम आदमी पे भी रिस्क हो सकता है। जैसे बहुत सारी बर्ड सेंचुरी हैं, अभी देखा गया बहुत सारे कौओं की डेथ हुई है। तो अगर ऐसे पक्षी जो उड़ के एक दूसरी जगह जा सकते हैं, आपकी बालकनी में आ गए, आपके कमरे के अंदर आ गए या बाहर जो आप एरिया में जिस पार्क में घूम रहे हैं, तो वो उस टाइम जब उड़ रहे होते हैं तो उसमें उनका एक्सक्रीटा, जिसको मल बोलते हैं, मल निकाल रहे हैं या सैलाइवा निकाल रहे हैं या सिक्रीशंस निकाल रहे हैं, बिकॉज जो इन्फेक्टेड है उन पे भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो निकालते हैं। तो वो जहां जहां गिरेगा, अगर उस सरफेस से हमने टच किया और नाक, मुंह और आंख को छुआ तो हमारे को भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये नाक से इंसान को इफेक्ट करता है या मुंह से? ये नाक, मुंह, आंख तीनों से इन्फेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, बट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसमें अभी नहीं है, बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी हम मानते हैं कि अभी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका प्रिवेंशन कैसे करें? बिल्कुल, प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इसका फ्लू का वैक्सीन आ चुका है जो H1N5 के नाम पे, H5N1 के लिए है, स्पेसिफिकली FDA ने अप्रूव किया रखा है। लेकिन वो यूएस में है, इंडिया और दूसरे कंट्रीज में नहीं है, बिकॉज इतने बड़े बड़े आउटब्रेक्स अभी तक नहीं होते थे। लेकिन अगर हम लोगों को अब चाहिए कि हर कंट्रीज में ये वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए। जब भी आउटब्रेक हो उस एरिया को, पूरे एरिया को मास वैक्सीनेशन करा दिया जाए। और जो लोग हाई रिस्क वर्कर्स जो काम करते हैं इनके साथ में, जो बहुत हैंडलिंग करते हैं बर्ड्स की, तो उन सबको पोल्ट्री फार्म्स में इनको उन सबको वैक्सीनेट एनुअली कराना जाना चाहिए। दूसरी बात, जहां ये फैला हुआ है एंडेमिक एरिया, उस एरिया को पूरा रेड जोन घोषित कर देना चाहिए। उसमें ट्रेवलिंग वगैरह अलाउ नहीं होनी चाहिए। जितने लोग वहां काम कर रहे हैं उनको पूरा हैंड हाइजीन, पूरी पीपी किट, सब मास्क वगैरह का पूरा यूज करना चाहिए, सो दैट उनको इन्फेक्शन ना हो। तीसरी बात, अगर आप वहाँ पे हाई रिस्क एरिया में है, वहाँ फैल गया है, तो आप कीमो प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हैं। उसमें हम बोलते हैं टाइमीफ्लू जो दवाई है, ओसेल्टामिविर है, एक जेनामाविर है, इसकी 2-3 दवाइयाँ हैं ऑलरेडी, तो उनकी प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी दवाई जो है कि इसको अगर आपको हो गया है तो अर्ली डायग्नोसिस करके आप तुरंत ट्रीटमेंट ले लें तो आप ठीक हो सकते हैं। अगर लेट डायग्नोसिस होगी तो मैंने बताया बहुत सारे मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं और सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे और डेथ होने के चांसेस रहते हैं। पांचवा क्या कर सकते हैं कि जितना भी हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं पूरी पब्लिक में कि ऐसे पक्षी वाले एरिया वहां पे ट्रेवल जोन अलाउ ना किया जाए, उसको बिल्कुल डिमार्केट कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो बहुत सारे अपने देश में इस वेदर में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, उनका क्या करेंगे? नहीं, उनके बिल्कुल, तो अभी बोलते हैं इसको किलिंग बोलते हैं हम लोग। जितनी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बहुत सारी इनकी डेथ हो गई, या उनको फिर हम क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, ठीक, सो दैट कि वो दूसरी बर्ड्स को इन्फेक्ट ना करें। और उन बर्ड्स का जो मीट खा रहे हैं या जो बर्ड्स इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि कैटल्स में ट्रांसमिट कर सकते हैं, मैमल्स में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, जूनोटिक हो सकता है। तो अगर वो ट्रांसमिट कर दे रहे हैं तो वहां से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए उन बर्ड्स को भी खत्म कर, जैसा अभी हुआ भी है, बहुत सारी 40,000 लाखों बर्ड्स को मारा गया है। वो इसीलिए मारा गया कि उनसे दूसरे पक्षियों में ना फैले, या
एक्सीडेंटली पक्षियों से एनिमल्स में या इंसानों में ना फैले। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि चाइना से ही सब वायरस क्यों निकलते हैं, ऐसा क्या कारण है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो चाइना से वायरस क्यों निकलते हैं? बिकॉज हम लोग देखेंगे कि हमारी भारतीय सभ्यता है, हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं, इवन जो नॉन वेजिटेरियन लोग भी हैं वो भी बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। वो मतलब उबाल के खाएंगे, उसको अच्छे से कुक करके खाएंगे। जो जो ऐसी कंट्रीज हैं, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है प्योरली, प्लस वो लोग जो है अंडर कुक, हाफ कुक्ड, नॉन कुक्ड, अनकुक्ड, ये सब खाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब आप खा रहे होते हैं तो वायरस जो उनके अंदर है, बिकॉज जितने भी वायरसेस हैं, खासकर एवियन फ्लू में मैं बता रहा हूँ, एक नहीं, H5, H7, H3, H8, H9, H10, H11, ये सब टाइप्स हैं। इनके अंदर और डिफरेंट सब टाइप्स हैं, जैसे H5N1, H5N8, H5N9, H5N10, H1N3। तो ऐसे बहुत सारे सब टाइप्स हैं जो नॉर्मली एवियन फ्लू के नाम से बर्ड्स में होते हैं। तो अगर आप इन बर्ड्स को खा रहे हो, बिकॉज बर्ड्स के अंदर तो वो पैथोजेनिक है ही है, तो उनको कभी कभी रिजर्वायर के रूप में रहते हैं, मतलब इन्फेक्शन उनके अंदर है, बट वो उनको हार्मफुल उस टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप खाओगे तो हो सकता है वो आपके लिए हार्मफुल हो, बिकॉज ये सब लोग यही सब चीजें खाते हैं, कच्चा खा रहे हैं, हल्का उबाल के खा रहे हैं, तो उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। और जंगली पक्षियों को, बिल्कुल, हाँ, वाइल्ड वाले हैं जो माइग्रेटरी जो है, इन सबको वो हर तरह के सब कुछ खाते हैं जी। तो इस वजह से बिल्कुल डॉक्टर साहब आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे दर्शकों को ज्ञान बढ़ाया कि कैसे जो है बर्ड फ्लू से बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।